बैक टू माय चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आखिर होता क्या है। तो इसमें देखो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रीम और दूसरा है कॉन्शियसनेस। तो जो स्ट्रीम होता है ना, वो आपने देखा होगा किसी झरने को या नदी को स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब जो घूमता रहता है, कॉन्स्टेंटली एक मोशन में रहता है। और एक दूसरा वर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है हमारी चेतना या हमारा जो होशो हवास है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर साथ में हम लोग लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपना होश ऐसे बहता रहता है ना, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलेंगे। अभी जैसे ये जो टर्म है, ये इसके लिए यूज होता है, ये एक नरेटिव टेक्निक है। नरेटिव टेक्निक मतलब क्या, कि कोई भी नॉवेल का या पोयम का जब भी एक स्टोरी बताया जाता है तो एक वो सीक्वेंस में होता है, तो उसको उसका नरेशन बोलेंगे, ठीक है, कि वो एक दिशा में जा रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेटिव टेक्निक है जिसके जरिए एज इन इसको यूज करके लोग एक स्टोरी हमें बताते हैं, राइटर हमको एक स्टोरी के बारे में बताता है। और लिटरेचर में ये क्यों यूज किया जाता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो, मतलब ये जो कंटिन्यूअसली जो चलता रहेगा, जो कभी रुकेगा नहीं बीच में, वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या चलता रहेगा, कैरेक्टर के थॉट, वो जो विचार कर रहा है, वो जो सोच रहा है, वो उसके फीलिंग्स, वो जो फील कर रहा है, वो परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि वो जो आजू बाजू में देख रहा है और उसको समझ रहा है वो। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेटिव टेक्निक है, ये एक स्टोरी बताने का एक जरिया है जिसको लिटरेचर में यूज किया जाता है कैरेक्टर के विचार, थॉट्स, उसके इमोशंस और परसेप्शन, मतलब वो सोसाइटी को या दुनिया को जैसे देख रहा है, उसको रीडर्स तक बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको बोलूँ तो ये लिंकर का काम करता है, कि एक चीज से दूसरे चीज को कनेक्ट करता जाता है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चले, वो आड़ा टेढ़ा कैसे भी चल सकता है, ठीक है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो ये ही एक रास्ता नहीं है ना, हम कैसे भी आ सकते हैं। पॉइंट क्या है कि बस यहाँ तक आ जाए। तो ये जो, लेकिन देखो नॉर्मल नॉवेल्स में और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवेल में ये भी एक फर्क होता है। नॉर्मल नॉवेल्स में एक बिगिनिंग होती है, मिडल होता है, एंड होता है, ठीक है। अगर आपको ओड वाला चैप्टर आप पीपीटी आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है, कि कोई भी कहानी जब शुरू होती है उसका एक शुरुआत होती है, फिर उसका एक मिडल आता है, फिर वो एंड तक आता है। ये पोएम्स के लिए भी होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये जरूरी नहीं है, आप शुरू कहाँ से करो खत्म कहाँ से करो, ये जरूरी नहीं है। वो रास्ते को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे आपने वो कहावतें सुनी होगी कि मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वहां पे जाने का रास्ता इम्पोर्टेंट होता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी उसी तरह का है, कि नॉवेल में क्या हो रहा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे दुनिया को देख रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। अभी ये जो स्टाइल है, ये मिमिक करता है। मिमिक करता है मतलब कॉपी करता है। किसको कॉपी करता है, ह्यूमन माइंड्स को। तो ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो कभी भी एक ही तरीके से नहीं सोचता, एक ही लाइन में नहीं सोचता। हम लोग कभी कभी कुछ और सोचना चालू करते हैं, फिर कहीं और ही टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने बैठे, अगर आप गॉसिप कर रहे हो, तो आपने देखा रहेगा कि काफी बार ऐसे होता है ना, कि हम लोग बात करते करते ये बोलते हैं कि अरे हम बात क्या कर रहे थे। तो ह्यूमन माइंड भी वैसे ही होता है, जैसे हमारे दोस्तों के साथ बातें होती है, वैसे माइंड भी वैसे ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आप बैठे हो तो 1 घंटा बैठ के आप वही चीज के बारे में सोचोगे, नहीं। आप कभी ए के बारे में बात करोगे, कभी बी के बारे में सोचोगे, सी के बारे में सोचोगे, डी के बारे में सोचोगे। तो वो जो सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहती है, आपका माइंड जब जंप करता रहता है एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ, जिसका कोई लॉजिकल कनेक्शन या स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अगर मैं इसको आपका अगर एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, हम लोग जब अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो हम कैसे कि जो एंड में आया, अभी सपोज र आया तो फिर र पर से गाना गाएंगे, फिर सपोज क आया फिर क पर से गाना गाएंगे। तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन है कि इन दोनों थॉट्स के बीच में कोई कनेक्शन है।
जैसे एक गाने के और दूसरे गाने के बीच में कोई कनेक्शन है। लेकिन अगर आप ऐसे गाने गा रहे हो तो फिर आप कौन से भी गा सकते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही हीरो का गाना गाना है या उसी के आखिरी वाले वर्ड से गाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इंसान सोचता है तो उसमें दो थॉट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, वो बात कहीं पर की भी कहीं पर चली जाती है। और जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कैसे होती है, फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों वाली होती है। कि सपोज अगर मैं अभी बोलूँ कि मैंने वहां पे गाय देखी और फिर सामने रास्ते पे कोई और चल के जा रहा था, तो पहले गाय की बात तो बतानी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं बताई जाती। तो ये क्या हो गया, गाय से बात एक रास्ते पे आ गई, तो वो क्या हो गया, फ्रैगमेंट हो गया। डिसजॉइंट मतलब टूट गया वो बीच में से। और हाईली इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव आपने ये वर्ड सुना होगा, पॉलिटिशियंस काफी बार बोलते हैं कि हमको आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। तो इंट्रोस्पेक्शन का वही मतलब होता है कि इंसान खुद के बारे में सोचता रहता है, एज इन नॉट खुद के बारे में बट खुद अपने बारे में सोच के ये सोचता है कि वो सारी चीजें कैसे हुई या ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। अगर मैं सरल भाषा में ये बोलूँ तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज लाइक अ ओवर थिंकिंग, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग में क्या होता है, हम लोग थोड़ा एंशियस वगैरह हो जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इंसान वो बस सोचे जा रहे उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचना, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बस सोचे जा रहे उस चीज को लेके। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब है कि वो एक कोई तो इवेंट याद करके फिर सोचना तो चालू कर दिया उसने उस इवेंट के बारे में, लेकिन फिर अभी वो पहुंच किसी और ही जगह पे गया। फिर ये टर्म का ओरिजिन के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टर्म आया कहाँ से। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स हेनरी जेम्स के भाई थे, ठीक है। हेनरी जेम्स का आपने काफी सारे नॉवेल्स देखे होंगे, जैसे द टर्न ऑफ द स्क्रू है, फिर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है। तो ये उनके भाई, ये दोनों भाई थे, विलियम जेम्स और हेनरी जेम्स। विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट थे और हेनरी जेम्स नॉवेलिस्ट थे। तो इन्होंने ये बुक लिखा था विलियम जेम्स ने, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1819 में। ये काफी बार पूछा गया नेट में कि ये टर्म कहाँ से आया है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में से लिया है ये टर्म, और 1890 में ये बुक आया था। और ये टर्म उन्होंने यूज किया था ये बताने के लिए कि नेचुरल फ्लो, एज इन कैसे ह्यूमन माइंड एक फ्लो में सोचता है, जो भी उसका नेचुरल फ्लो है, जो कुदरत द्वारा किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, कैसे ह्यूमन माइंड सोचता है। तो अभी माइंड पर से आपको पता चल गया हो, तो आपने शायद गेस कर लिया होगा कि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। ये ह्यूमन माइंड को डिपिक्ट करता था। तो बाद में क्या होता था कि साइकोलॉजिस्ट ने जब ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद में फिर इसको लिटरेचर में भी अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये टर्म बाद में लिटरेचर में अडॉप्ट हुआ और इसको मॉडर्निस्ट राइटर्स ने यूज करना चालू किया था। तो मॉडर्निज्म जो पीरियड शुरू हुआ था वो हुआ था 1922 के बाद। तो 1922 के बाद या फिर उसके आसपास में ही जो राइटर्स लिख रहे थे उनको मॉडर्निस्ट राइटर बोलते हैं। तो इसलिए अर्ली 20th सेंचुरी, क्योंकि ये 1950s के पहले का पीरियड है ना, इसलिए अर्ली 20th सेंचुरी में। और कौन से राइटर्स थे, जेम्स जॉयस थे, वर्जीनिया वुल्फ, मार्सेल प्राउस्ट। इन्होंने इसके बारे में लिखना चालू किया। अभी बिकॉज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते तो हम लोग ज़्यादा जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ पे ध्यान देते हैं। मार्सेल प्राउस्ट के बारे में ज़्यादा इतना बात नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर फ्रेंच में लिखते थे। आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका काफ़ी रेफरेंस मिलेगा। और ये तो ब्रिटिश राइटर्स थे, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। इसके अलावा अमेरिकन राइटर्स जैसे विलियम फॉकनर वगैरह भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते थे। अब इसका फीचर क्या होता है, तो सबसे पहला फीचर है अनस्ट्रक्चर्ड फ्लो। इसका क्या मतलब होता है कि थॉट्स जो होते हैं वो नेचुरली आती रहती है, मतलब उनको फोर्सफुली नहीं कोई लेके जाता, जिसमें कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं, पंक्चुएशन नहीं और लॉजिकल ट्रांजिशन भी नहीं बताते। अनस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि वो एक धारा से नहीं जाते, जैसे ए से आप बी में नहीं जाओगे, सी में नहीं जाओगे, आप ए से शायद तो एक से आपने शुरू तो किया, बीच में आप जे में चले गए, फिर जे के बाद आप शायद एम में चले गए,
फिर आ पाए बी पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में जाए, ये कैसे भी घूम फिर के आ सकता है। तो क्योंकि हमारी जो थॉट्स होती है वो नेचुरली वैसे ही आती है, वो एक ही दिशा में नहीं जाती, वो कभी भी कैसे भी कहीं पर से भी आ सकती है, आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ याद आ सकती है, तो वो नेचुरली होता रहता है। और बिकॉज ये हमारा जो दिमाग है वो किसी भी तरीके से सोच सकता है, कभी भी कोई भी चीज़ को लेके आ सकता है, तो जब आप उसको लिखना चालू करते हो ना, तो आप एक फॉर्मल ग्रामर में नहीं लिख सकते। जैसे प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसे होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप कहीं पर से भी लेके जाओ उसको, आगे कॉम्प्लीमेंट ऐड करो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दो, वो आपके ऊपर है आप कैसे लिख रहे हो। लेकिन बिकॉज ये इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता थॉट में, तो फिर उसमें सेंटेंसेस में भी कोई ग्रामर नहीं होता, कोई प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं आएगा और लॉजिकल ट्रांजिशन भी नहीं बताएंगे। जैसे ए के बाद बी नहीं आएगा, बी के बाद सी नहीं आएगा, तो वो कैसे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने वो अंताक्षरी वाला एग्जांपल दिया था कि उसमें अंताक्षरी में एक लॉजिक होता है कि अभी जो वर्ड आया है या लेटर आया है उसके ऊपर से दूसरा गाना गाना है। लेकिन इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई लॉजिकल ट्रांजिशन नहीं होता, कोई लॉजिकल तरीके से वो उसको लेके नहीं जाते। फोकस ऑन इनर लाइफ, इनर लाइफ मतलब इंसान के माइंड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जो नरेटिव जो है इट डाइव्स डीप इनटू कैरेक्टर्स माइंड, ये कैरेक्टर के मन में ज्यादा जाके बातों को पता लगाने की कोशिश करता है। रिवीलिंग प्राइवेट थॉट, जो भी उनकी एकदम प्राइवेट या उनकी जो निजी निजी बातें होती है ना, वो बताते हैं राइटर्स कैरेक्टर्स के। फिर उनकी जो मेमोरीज होती है, उनके जो इमोशंस होते हैं, उनको वो अनफिल्टर करके दिखाते हैं। मतलब राइटर उसको छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कैरेक्टर कोई किसी भी मौके पे कोई भी चीज सोच रहा है, वो जैसे भी सोच रहा है वो बता देगा कि ओके ये कैरेक्टर ने ये चीज सोचा। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी बिकॉज ये एक कैरेक्टर के मन की बात हो रही है, तो ये हाईली सब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर कोई चीज हुई है, सपोज सपोज किचन में कोई ग्लास गिर गया, ठीक है, तो ये एक चीज हुई है, लेकिन उसको आप कैसे परसीव करते हो और आपकी मम्मी कैसे परसीव करती है, वो सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाएगा। आपको लगेगा शायद मेरी गलती नहीं थी, और मम्मी को लगेगा कि शायद आपने जानबूझ के गिराया या कुछ और चीज हो गई होगी, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्ट के बारे में बात नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि ग्लास टूटा है तो मैंने तोड़ा है या कुछ। आप शायद बोलो कि मैं आने से पहले ही टूट गया, या हवा से टूट गया, या बिल्ली ने तोड़ दिया, वो आपके ऊपर है। अभी इंसान कैसे भी सोच सकता है, वो जैसे उस चीज को देखता है। जैसे काफी बार ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान शायद गुस्सा है, या वो ऐसे उसने मुझे ही देख के मुंह टेढ़ा किया वगैरह, ऐसे हमको काफी बार लगता है। लेकिन शायद उस इंसान का वैसा मन नहीं होगा, या उसने वो सोचा भी नहीं होगा कितनी बार। तो लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे सोच सकता है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है। वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फैक्चुअल चीजें नहीं देखते, वो या वो दूसरे का ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं करते, वो अपने बारे में बताएंगे कि ओके उसने ऐसे किया और मुझे खराब लगा उसकी वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। मतलब शायद सच में कोई और ही चीज हुई होगी, लेकिन इंसान उसको बता कोई और ही चीज रहा है, या वो उस वक्त ये सोचेगा कि ठीक है अगर मुझे ये चीज लगी तो मेरे लिए यही सच है, और वो वही सच बताएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज रियल में हुई होगी। तो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना मतलब रियलिटी को तोड़ नहीं दे रहे, उसको बस थोड़ा वो बेंड कर रहे हैं या उसको थोड़ा घुमा रहे हैं। तो नेक्स्ट फीचर है नॉन लीनियर नैरेटिव। नॉन लीनियर क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। मतलब ए से वो बी में नहीं जाएगा, बी से वो सी में नहीं जाएगा, सी से वो डी में नहीं जाएगा। नॉन लीनियर में क्या होता है, वो शायद पहले ए में जाए, फिर सी में जाए, फिर डी में जाए, या फिर शायद वो शुरुआत ही जेड से करे। तो नॉन लीनियर में क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो आगे पीछे होता है। और यहाँ पे टाइम भी कैसे दिखाया जाता है, फ्लूइड दिखाया जाता है। फ्लूइड मतलब वाटर के जैसे, पानी कैसे जैसे उसको बहना है वैसे बहेगा। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब आगे पीछे कैसे भी हो जाते हैं। तो सपोज अगर एक पर्सन को सोच रहा है, तो शायद वो पहले अपने पास्ट के बारे में सोचेगा। शायद वो सोचेगा कि ओके मैं 14 इयर्स का था तभी मैंने ये किया।
फिर वो बोलेगा कि मैं 60 years में ये चीज कर दूंगा, फिर शायद वो सोचेगा अरे मैं पैदा हुआ था तब तो ये हुआ था। तो उसमें क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में नहीं जाता, तो उसकी वजह से ना कभी कभी कंफ्यूज भी होता है रीडर्स को कि कहाँ से फॉलो करे, कि इसके कौन से स्टेज में कब क्या कैसे हुआ था। वो कभी बीच में पास्ट की बातें कर रहा है, वो प्रेजेंट की बातें कर रहा है, बीच में वो फ्यूचर में चला जाता है, फिर कहीं पे वो बीच में ही पास्ट में भी चला आएगा। और आपको अगर याद होगा पिछला वाला हमने देखा था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी कैसे होते थे, फ्रैगमेंटेड होते। तो सपोज अभी अगर वो अपने 15 साल के एज में उसने जो किया उसकी बात कर रहा है और अचानक से वो 60 में चला गया, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ना ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली नॉवेल्स होती है ये समझने में थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। एसोसिएटेड लॉजिक, ये उसी का, आप अगर इसको ये करो कि ये समझ उसी का एक वो एक्सटेंशन है कि बिकॉज वो आइडियाज क्या होती है इमोशंस में जाती है, तो उसमें लॉजिक नहीं होता। शायद आपने 15 साल की उम्र में कोई हार्ट ब्रेक फील किया होगा, तो आपको वो आप सोचोगे कि अरे मेरे 30 साल में भी मैंने वो हार्ट ब्रेक किया। तो अगर आप 15 से डायरेक्टली 30 में आ गए तो वो आप क्यों आए, उसमें कनेक्शन क्या था, आपका इमोशनल कनेक्शन था उसमें। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं था कि ओके 15 साल की उम्र में हार्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर अच्छी चीजें होगी, आप वो नहीं सोच रहे, आप डायरेक्टली तभी आए जब आपके पास फिर से एक बार हार्ट ब्रेक हुआ। तो ये जो आइडियाज होता है, इंसान जब सोचता है तो वो अपने इमोशंस को से एसोसिएट करता है दूसरी चीजों को, इससे नहीं कि उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि अभी मैंने 15 साल का सोचा है तो अभी मैं मेरे 16वें साल के बारे में सोचूंगा, नहीं, वो अपने इमोशंस के बारे में सोचेगा कि ओके मैंने तभी ये चीज फील की थी, फिर उसके बाद में मैंने उसके बाद वो एज में कोई चीज फील की। तो इसमें जो लॉजिक है या दो आइडियाज को जब लिंक किया जाता है एक दूसरे के साथ लेके आते हैं, तो वो इमोशंस के थ्रू लेके आते हैं। ठीक है, या फिर कोई रैंडमली कोई चीज से याद आएगा कि ये चीजें हुआ था, उनके बीच में कोई एक क्लियर रीजनिंग नहीं होगा। रीजनिंग मतलब कोई भी एक लॉजिक नहीं होगा, आप उसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेड सिंटैक्स। फ्रैगमेंटेड सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब आप कैसे लैंग्वेज को लिखते हो। इसमें क्या होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे मैंने अभी ये जब एक्सप्लेन करी थी नॉन लीनियर नैरेटिव, तभी बताया था कि कोई वो बीच में ही कोई बात शुरू करेगा और फिर उसके बाद वो अचानक से किसी दूसरी बात पे चला आएगा। जम्बल्ड मतलब मिक्स किया हुआ होता है, वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वो अभी किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, फिर अचानक से वो किसी और चीज के बारे में बात करने लगेगा और फिर से वो उसी चीज पे चला आएगा, या फिर वो शायद ऐसी किसी चीज पे चला जाए जिनका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो अलग ही चीज के बारे में सोचना चालू करेगा। फिर उसके बाद इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड मतलब वो बीच बीच में रुक जाता है, ये सोच रहे हो तो उसको कोई और चीज याद आएगी, तो वो किसी और चीज के बारे में फिर सोचने लगेगा। रिफ्लेक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द थॉट, मतलब उसको वो मोमेंट पे जो चीजें याद आ रही है ना, वो उसके बारे में सोचता जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ओके मुझे एक ही डायरेक्शन में सोचना है, नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड वैसे काम ही नहीं करता। हमको वो जो टाइम पे जो फील होता है हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे नहीं अभी मैं अपसेट नहीं फील कर सकता, मैं जब रात हो जाएगी सोने का टाइम होगा तभी मैं रोने की कोशिश करूंगा, नहीं। या फिर आप ये नहीं सोच सकते कि ओके अभी सुबह का टाइम है तो मुझे हंसना ही है या मुझे नींद में ही होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वो टाइम पे आपको जो फीलिंग आपको आएगी आप उसी के बारे में सोचोगे। फिर अभी देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन है। तो सबसे पहले है जेम्स जॉयस, ये आयरिश राइटर थे और इनका काफी एक फेमस वर्क है यूलिसिस। इसके अलावा भी उनका एक है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है लेकिन इतना नहीं दिखता। यूलिसिस में काफी बहुत ज्यादा लेवल पे आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा, पूरी नॉवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है। तो उसमें एक पर्सन होता है लियोपोल्ड ब्लूम, उसकी लाइफ का वो जर्नी है और वो बहुत बड़ा बुक है। आप अगर देखो तो वो 500 पेजेस के ऊपर का बुक है, डिपेंडिंग आप कौन सा एडिशन देख रहे हो। लेकिन उसमें वो सिर्फ एक ही दिन के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता है और उसमें वो सोचते चला जाते कि ओके ये चीज हुआ था, फिर ये चीज हुआ था। और इसमें हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो लियोपोल्ड ब्लूम कुछ अलग सोचेगा, उसकी वाइफ है मॉली ब्लूम,
वो कुछ अलग सोचेगी। तो उसका जो इंटरनल मोनोलॉग है, मोनोलॉग मतलब वो खुद के बारे में सोच के बात करती है। तो जैसे आप इसके बाद मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें एक वही चीज होता है कि एक पर्सन खुद से बात करता रहता है, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बातें बोलता जाता है। तो उसमें मॉली ब्लूम जो है, लियोपोल्ड ब्लूम की वाइफ, वो भी एक मोनोलॉग करती है या फिर वो अपने मन में कुछ बातें बोलती रहती है। फिर नेक्स्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। इनका है मिसेस डैलोवे। मिसेस डैलोवे में वो क्लैरिसा डैलोवे की माइंड के बारे में बात करती रहती कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, और वो भी एक सिंगल डे पे बेस्ड है, मतलब 24 आवर्स में क्या होता है उसके बारे में वो बताते हैं। इसमें यह होता है कि क्लैरिसा डैलोवे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जाती है और वो चीज़ें खरीदने जाती है, तभी कि उनको पार्टी में जो जो चीज़ें लगेगी वो खरीदने जाती है। और फिर वो सोचती रहती है कि मतलब उसको हर एक बात से अलग अलग चीज़ें याद आती है, और पूरे मतलब नॉवेल के एंड तक पार्टी होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा मतलब उसका इनर थॉट्स पे ही है वो पूरा नॉवेल। टू द लाइट हाउस में एक फैमिली है जिनको ऐसा है कि उनको एक लाइट हाउस में जाना है, और वो ट्रिप काफी टाइम से प्लान कर रहे होते हैं, और उनको है कि अभी जाना है जाना है जाना है। एंड तक वो जाते नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में सोचते रहते कि जाने। तो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो जिनका कुछ कनेक्शन है उस लाइट हाउस से, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो वो सोचते रहते हैं उसके बारे में। और फिर उसके बारे में सोचते सोचते उनके माइंड में कुछ और चीजें भी चलती रहती है। अच्छा, एक और चीज, ये जो यूलेसिस है ना, वो जो ना एंशंट एपिक है ओडिसियस, उसका उसके ऊपर प्ले ऑन वर्ड है, ठीक है। तो जब यूलेसिस को सॉरी ओडिसियस को आप जब रोमन में लिखोगे ना, तो वो यूलेसिस हो जाता है, ठीक है। और ये काफी बार पूछते हैं कि यूलेसिस नॉवेल किसने लिखा, तो जेम्स जॉयस ने लिखा। लेकिन पोयम किसने लिखा, तो वो आप मुझे कमेंट में बताना वो किसने लिखा, वो एक विक्टोरियन पोएट थे। फिर नेक्स्ट है मार्सेल प्राउस्ट। उनका एक बुक है इन सर्च ऑफ अ टाइम। इसमें वो फ्लूइड नेचर ऑफ मेमोरी एंड थॉट के बारे में बात करते। तो बिकॉज माइकल प्राउस्ट एक फिलोसोफर थे, तो इसमें उन्होंने बात किया था कि कैसे मेमोरी और थॉट फ्लूइड होती है, मतलब वो पानी के जैसे बहती रहती है, ठीक है। तो आप उसको एक जगह पे कंस्ट्रक्ट करके नहीं रख सकते, उसको एक जगह पे किसी दबा के नहीं रख सकते। आप एक टाइम पे, जैसे मैंने अभी बताया था, आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपको अपसेट होना है तो आप सिर्फ रात को ही हो सकते हो। वो एक इमोशन है, वो कभी भी आ सकता है। उसी तरह से आपकी मेमोरीज है, वो कभी भी कैसे भी एक्टिवेट हो सकती है, कैसे भी ट्रिगर हो सकती है। कोई आपकी मेमोरीज या थॉट्स को रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। आप कुछ सोचने लगे हो या कुछ इमोशन फील कर रहे हो, आप सोचोगे कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं कर रहा है, एक हद तक ही आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो, उसके बाद वो अपने ही मन से आ जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी भड़ास है वो निकाल दो मन में, कि एक बार वो निकल जाएगा फिर शायद वो नहीं आएगा, लेकिन तभी आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो ये मेमोरी और थॉट्स कैसे होती है, वो फ्लूइड होती है, मतलब पानी के जैसे से बहती रहती है। फिर विलियम फॉकनर है। विलियम फॉकनर एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, और उनका ये है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एज आई ले डाइंग भी है, उसमें भी एक फैमिली का पूरा स्टोरी है, जिसमें उनको ऐसा है कि उनकी मम्मी को बरी करना है, मतलब उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है तो उनको दफनाना है वहाँ पे। और वो हर एक कैरेक्टर के माइंड में कुछ और चीज़ें चलती रहती है, तो वो पूरा नॉवल उसी के इस पे है। फिर साउंड एंड फ्यूरी में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो एक नॉवेल, मतलब वो भी एक फैमिली है और उनका जर्नी बताते हैं, मतलब जर्नी एज ए नॉट उनके क्या एक्शन नहीं होता कुछ ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना उनके माइंड के बारे में पता चलता है कि वो कैसे कोई चीज़ें सोचते रहते हैं। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और उसमें से एक कैरेक्टर है ना, वो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा होता है, मतलब वो उसको डाउन सिंड्रोम होता है, तो उसके थॉट्स कुछ और ही इसमें चलते रहते, क्योंकि उसको कोई मतलब उसको रियल लाइफ कैसे काम करता है उसका ही सेंस नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से हर एक सिचुएशन को एनालाइज करके कुछ कुछ सोचता रहता है। फिर मिसेस डैलोवे का अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो मिसेस डैलोवे में जो प्रोटैगनिस्ट है क्लैरिसा डैलोवे, मतलब जो हीरोइन है नॉवेल की, वो एक पार्टी को प्रिपेयर करी होती है, और वो पूरा नरेटिव जो है वो उसके प्रेजेंट एक्शन, मतलब जो वो पार्टी की चीजें खरीदने जा रही है वो, और उसकी पास्ट की मेमोरीज, उनके बीच में वो आता जाता रहता है।
और इसमें ना उसके बहुत इनर मोस्ट थॉट्स के बारे में बताते हैं। इनर मोस्ट थॉट्स मतलब ऐसे थॉट्स ना जो हम मतलब खुद भी नहीं सोचना चाहते, ऐसे ऐसे थॉट्स के बारे में वो आते रहते हैं उसके दिमाग में, ऐसी चीजें आती रहती है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि क्लैरिसा जब लंदन जा रही होती है और उसको मतलब वो जब लंदन में देखती है, साइट्स का मतलब है जो भी लैंडमार्क होते हैं या इम्पोर्टेंट चीजें होती है इसे देखने की, जब वो देखती है और शहर के जब आवाज सुनती है तो उसको याद आते कि उसका यूथ कैसा था, वो जब यंग थी तब कैसे थे, उसके रिलेशनशिप लोगों से कैसे थे, और उसकी खुद की आइडेंटिटी के बारे में सोचती है कि अभी उसकी लाइफ कैसे है और तभी कैसे थी, या शायद फिर आगे कैसे होगी, उन सब के बारे में वो सोच। वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस टेक्निक को यूज क्यों किया? क्योंकि उनको क्लैरिसा की फीलिंग्स बतानी थी। अभी कौन सी फीलिंग्स बतानी थी उनको? एलियनेशन। एलियनेशन वो होता है जब हम लोग सब बहुत लोगों के बीच में भी अकेला फील करते हैं ना, उसको एलियनेशन बोलते हैं। तो उनको वर्जीनिया वुल्फ को क्लैरिसा का एलियनेशन दिखाना था कि कैसे वो सब लोगों के बीच में भी खुद को अकेला महसूस करती है, इसलिए वो अपने यूथ के बारे में सोचती है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचती है। और उसको क्या है? लॉन्गिंग फॉर डीपर कनेक्शन, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में भी कोई एक डीप कनेक्शन होना चाहिए था, कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जिससे वो सारी बातें शेयर कर सकती है, या फिर ऐसे कोई इंसान थे जिनके साथ वो तभी वैसा कनेक्शन था और शायद अभी नहीं है। कंटेम्पलेशन ऑफ लाइफ्स मीनिंग, मतलब वो ये सोचती रहती है कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है, या उसका लाइफ में क्या सेंस ऑफ पर्पस है, वो उसके बारे में बात करती है। लेकिन ये जो सारी थॉट्स है, ये जो सारी वो चीजें सोचती है, वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमको नहीं दिखाई गई थी। मतलब ऐसे नहीं दिखाई गई कि अभी अगर किसी की स्टोरी सुनानी है तो हम बचपन में से जाएंगे, फिर थोड़ा एडोलेसेंस में जाएंगे, फिर एडल्टहुड दिखाएंगे, फिर जब मिडल एज दिखाएंगे, उसके बाद फिर ओल्ड एज दिखाएंगे और उसके बाद डेथ। तो अगर ऐसे दिखाते तो हमको समझ में आते कि ओके इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दिखाया था, तो शायद पहले वो इसके बारे में सोच रही है, फिर इसके बारे में सोच रही है, फिर वो फिर से इधर आ गई, फिर इसके बाद वो इधर आ गई, इसके बाद जाते वो इधर आ गई, फिर इसके इधर आ गई, फिर वो इधर चली गई। तो ऐसे कहीं से भी कैसे भी दिखाया गया है। अभी जैसे एक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, व्हाट अ मॉर्निंग, fresh as if issued to children on the beach. What a plunge! For so it had always seemed to her, when with a squeak of little hinges, when she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at Burton into an open air. तो अभी वो क्या सोचती है कि वो, तो अभी आप देखो कि कैसे उसकी थॉट्स घूमती रहती है। अभी वो बच्चों के बारे में देख रही है कि वो मॉर्निंग के बारे में सोचते सोचते वो फिर बच्चों के बारे में सोचने लगी, फिर वो किसी बर्टन के बारे में सोचने लगती है। तो ये सारी थॉट्स ना ऐसे मूव होती रहती है, यहाँ पे जाएगी, फिर वहां पे जाएगी, फिर अलग ही किसी चीज में चली जाएगी। तो ये जो ब्लेंडिंग है, प्रेजेंट एक्शन सेंसरी डिटेल, मतलब प्रेजेंट में जो चीज हो रही है तो वहां पे हमारी जो सेंसरी होती है ना, हमारा जो देखने का सेंस होता है या सुनने का होता है, स्मेल का होता है, हम कुछ फील कर सकते हैं, ये जो सेंसरी डिटेल्स होती है वो कैसे हमारे पास्ट को एक्टिवेट करती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी आप सपोज कहीं पे जा रहे हो और वहां पे कोई एक शॉप है जहाँ पे एक स्ट्रीट फूड है, ठीक है, और आप उसको स्मेल कर रहे हो, उसके स्मेल से शायद आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे कि अरे मैं कॉलेज में ये चीज खाया था, या मैंने बचपन में ये चीज खाया था। तो क्या होता है, प्रेजेंट में कोई चीज होती है और वो जो सेंसरी डिटेल्स होती है उनकी वजह से कुछ मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। तो फिर इससे क्या पता चलता है हमारा माइंड कैसे काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान ही उस चीज की याद दिलाए, अपने सेंसेस भी आपको उस चीज से याद दिलाते हैं। तो शायद अभी आप वो स्ट्रीट कॉर्नर के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रीट फूड के बारे में सोच रहे हो, फिर अचानक से आप ये सोचने लगोगे, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को याद करोगे, फिर आप कोई और चीज सोचने लगोगे। तो हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है, अलग अलग एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें सोचता है और वो बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, वो नैरेटिव जो है
वो थोड़ा पर्सनल लगने लगता है, मतलब वो किसी की डायरी पढ़ने जैसा है या फिर किसी का मन पढ़ने जैसा है कि हमको पूरा पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। अभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इम्पैक्ट क्या था लिटरेचर पे, तो ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट था 1922 में चालू हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, मॉडर्न लिटरेचर में जब ये चीज़ें यूज़ की तो जो एक्शन पे फोकस किया जाता था, पहले लोग ये सोचते थे कि जो नॉवेल होता है या प्ले होता है उसमें एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन जब ये आया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया तो इंटरनल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। तो जैसे आप देखो कि यूलिसिस की बात कर लो या मिसेस डैलोवी की बात कर लो, तो उसमें एक ही दिन का स्टोरी है लेकिन बहुत सारी हमको चीजें पता चलती है, तो वहां पे आउटवर्ड एक्शन ज्यादा कुछ नहीं हो रहा लेकिन इमोशनली बहुत सारी चीजें हो रही है। तो एक्शन का जो फोकस था कि कुछ होना ही चाहिए, फिजिकली कुछ होना चाहिए, वो कम होके इंटरनल एक्सपीरियंस पे वो ज्यादा लोगों ने फोकस करना चालू किया। और ये जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग थी, स्टोरी टेलिंग मतलब कि वो एक बिगिनिंग मिडल एंड एंड होना चाहिए, वो खत्म हो गया, ठीक है। वो आगे पीछे कैसे भी एक फ्लूइडिटी आ गई। फिर साइकोलॉजिकल डेप्थ को प्लॉट के से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। जैसे अगर आप मिसेस टैलोवी का स्टोरी अगर अपने फ्रेंड को बताओ कि अरे मैंने एक नॉवल पढ़ा है, उसमें एक औरत है वो पार्टी का सामान खरीदने जाती है, आप अगर ऐसा नॉवल का प्लॉट किसी को डिस्क्राइब करो, वो इंसान पढ़ेगा ही नहीं उस नॉवल को, बोलेगा फिर फायदा क्या है कि वो सामान ही खरीद रही है। लेकिन फिर ये जब राइटर्स इसको लिख रहे थे तो वो साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि प्लॉट में कुछ हो ही नहीं रहा, ज्यादा ज्यादा किस में हो रहा है, उन कैरेक्टर के माइंड पे हो रहा है। और जब ये चीजें इन लोगों ने लिखना चालू किया, उन्होंने ये सब ट्रेडिशनल जो नोशंस थे राइटिंग को लेके, ये जब उन्होंने तोड़ दिए तो उसके बाद काफी सारे राइटर्स इसको लिखने लगे। तो जैसे टोनी मॉरिसन ने यूज किया है उनके बिलवेड में, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस ने इसको यूज किया है उनके 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में। तो इसके मतलब यहाँ पे तो चलो पूरा नहीं है और यहाँ पे भी पूरा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उन टेक्निक्स को यूज किया ताकि उनके कैरेक्टर को वो थोड़ी और डेप्थ दे सके, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन ही नहीं है, वो एक्शन करने के पीछे क्या रीजन है ना, वो भी हमको पता चलता है उसके वजह से। तो इसके वजह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से जो कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स थे वो शिफ्ट हो गए। तो अभी आप देखो कि काफी सारे नॉवेल्स है, अगर आप कंटेम्प्रेरी कोई भी बुक पढ़ो तो उसमें देखो कैरेक्टर के साइकी पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से शुरू हुआ। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।